दिल तुझे बांटूंगा कभी किसी को। मुझको सिर्फ तुमसे प्यार है, मुझको सिर्फ तुमसे प्यार है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और काफ़ी दिनों के बाद हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप लोग हमारे जो है हमसे ऑफलाइन कनेक्ट हैं तो हमने जो है वहाँ पे अपना जो है फिजिक्स का पार्ट 1 पार्ट दोनों ख़त्म कर दिया है और केमिस्ट्री का पार्ट 1 पार्ट दोनों ख़त्म कर दिया है। एकमात्र लेसन जो हमारा बचा था वो हमारा लेसन है तरंग प्रकाश की। ठीक, इसको जो है आज से यहाँ पर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और ऑफलाइन अगर आप हमसे अगर कनेक्ट हैं तो आपको हम बता दें कि एक बार अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट होने के बाद में हमने जो है रिवीजन में भी पूरी अपनी जीत हासिल कर ली है। हमारा रिवीजन भी पूरा हो चुका है और मात्र हमारा केवल रिवीजन में एक ये लेसन हमारा बचा है। ये फिजिक्स में पार्ट 2 का लेसन है तरंग प्रकाश की। जो हमारा प्रकाश चैप्टर है, प्रकाश हमको जो है किरण के रूप में पढ़ना है और हमको तरंग के रूप में पढ़ना है। हम जो है किरण के रूप में पढ़ चुके हैं काफ़ी अच्छे से ऑफलाइन में। ठीक, वहाँ पे थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा दी जाए, ऑफलाइन में अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा दी जाए। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है, 25 से 30 दिन का समय बचा है। तो वहाँ पर जो है हम और अच्छी मेहनत कर पाएँ। और ये लेसन जो है हमने पढ़ा भी दिया है, तैयार भी करवा दिया है, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर हम यहाँ पर जो है इसको लेके आए हैं। ठीक, तो जितने भी हमारे ऑफलाइन के राहियंस हैं तो उनसे एक बार हमारी गुजारिश यही है कि पूरा का पूरा लेसन आप यहाँ से देखें, क्योंकि हमने काफ़ी दिन पहले ये लेसन पढ़ाया था आपको और बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वहाँ पे जो हमने आपको नहीं बताई होंगी। ठीक, तो अब यहाँ पे जो हमको रिवीजन करना है, पूरे चैप्टर का हमको रिवीजन करना है, कंप्लीट रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ से हमारा काफ़ी अच्छे खासे नंबर का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा लेसन है, ये फिजिक्स का पार्ट 2 है। फिजिक्स का पार्ट 2 तरंग प्रकाश की। हमने प्रकाश किरणों के रूप में देखा, प्रकाश परावर्तन के रूप में, प्रकाश अपवर्तन के रूप में। ठीक, प्रकाश में अपवर्तन कैसे होता है, लेंस मेकर का सूत्र देखा। ठीक, 2 गोली लेंस एक पास जोड़ दिए गए, उनकी फोकस दूरी का हमने सूत्र देखा। काफ़ी सारे डेरिवेशन हमने देखे। ठीक, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अपनी, जो हमारी चर्चा रहेगी भैया, वो हमारी चर्चा रहेगी कहाँ पे, तरंग प्रकाश की के। ठीक, ये जो फिजिक्स हमारी पार्ट 2 है, फिजिक्स पार्ट 2 जो हमारी है उसका जो है ये सेकंड चैप्टर है तरंग प्रकाश की। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से बहुत ही
एक एक चीज़ जो है इसको हम बारीकी समझेंगे। अच्छा, जितने भी हमारे ऑफलाइन के रायंस हैं उनसे हम बताना चाहेंगे भैया कि जो पिछली बार हमने तरंग प्रकाश के चैप्टर पढ़ाया था तो उसके जो है नोट्स आप अच्छे से निकाल के रखिए अपने सामने, और बहुत सारे पॉइंट्स आपके वही हैं लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। तो आपको दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप जो है खाना खाते जाइए और नोट्स अपने सामने रखिए। बस देखिए कि कितनी चीज़ें हमको पीछे से सेम मैच मिल रही हैं, ठीक है। जो मैच कर रही हैं, ठीक, उनको नहीं आपको नोट करना है, जो मैच नहीं कर रहे हैं उनको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और जल्दी से जल्दी इस लेसन को ख़त्म करने का हम प्रयास करते हैं, इसके बाद अपना देखेंगे और कुछ करने का तरीका। देखो, तो देर ना करते हुए सीधे अपना स्टार्ट करते तरंग प्रकाश की, ठीक। चैप्टर हमारा है भैया तरंग प्रकाश की। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में। यहाँ से भी हमारा जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आप आंसर पेपर अपनी देखेंगे तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रकाश की प्रकृति से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के गुण को उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं ध्यान से, बहुत ध्यान से देखते हैं भैया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से आँख की प्रकाशिक तंत्रिकाओं को उत्तेजित करके वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक। ये हमारी है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश क्या है भैया? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से आँख की प्रकाशिक तंत्रिकाओं को उत्तेजित करके वस्तुओं को देख सकते हैं। हालांकि इस बार जो है आपके एग्जाम से जो मानव नेत्र का चैप्टर है, वो मानव नेत्र का जो टॉपिक है वहाँ से हट गया है, ठीक। तो वहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमको मानव नेत्र पढ़ना है, ठीक। जो चीज़ हमारे एग्जाम के लायक है, जो हमारे से 25 से 30 दिन बचे हैं, इसमें हमको जो इंपॉर्टेंट मिल जाए हमको खाली वहीं पर नज़र अपनी रखनी है, ठीक है। तो उत्तेजित करके वस्तुओं को देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर मान लो, अगर थोड़ा बहुत हम चर्चा कर लें तो आँख के बारे में ये बता सकते हैं कि जो आँख जो है, आँख के अंदर जो प्रकाश शरीर के अंदर पहुँचता है, मतलब प्रकाश जो है हमारा आँख में प्रवेश करता है तो आँख के किस भाग से प्रवेश करता है, ठीक। आँख के किस भाग से प्रवेश करता है तो आपने सबका इसका नाम सुना होगा, कार्निया। तो आप जो है बता सकते हैं कि कार्निया से हमारे आँख में प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक। आप लोगों ने एक नेत्रदान सुना होगा, नेत्रदान, नेत्रदान, ठीक। तो नेत्रदान का मतलब ये नहीं होता, मतलब जैसे मान लो कोई अगर व्यक्ति मर गया है या नेत्रदान करना चाह रहा है, तो अगर नेत्रदान की इच्छा अगर उसकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पूरी आंखें निकाल ली जाएगी, आंख नहीं निकाली जाएगी, केवल उसके जो है आंख का एक छोटा सा भाग जो क्या होता है, कार्निया, वही खाली दान किया जाता है, ठीक। हम लोगों के अंदर मानसिकता बनी होती है कि पूरी की पूरी नेत्र निकाल ली जाती है, ऐसा नहीं होता है कुछ भी, ठीक। केवल कार्निया निकाल लिया जाता है, ठीक। अगर एक मृत शरीर है तो 24 घंटे के अंदर अगर कार्निया निकाल ली जाएगी तो वो दूसरे मनुष्य की आंख में डाली जा सकती है, जिससे वो जिंदगी भर रोशनी प्राप्त कर सकता है, ठीक है। प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए निम्न सिद्धांत हमारे पास दिए गए हैं प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए। नंबर एक क्या है भैया कि प्रकाश जो है सरल रेखा के रूप में चलता है। प्रकाश, ये प्रकाश का हमारे गुण है, प्रकाश हमारा जो है सरल रेखा के रूप में चलता है, ठीक है। और पीछे जो हमने किरण प्रकाश की पढ़ के आए हैं तो वहाँ पर हमने देखा है कि प्रकाश में परावर्तन होता है। क्या होता है भैया? प्रकाश में परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश परावर्तन। परावर्तन घटना क्या होती है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो पुनः उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं भैया, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश में अपवर्तन होता है, अपवर्तन भी हम काफ़ी अच्छे से पढ़ के आए हैं भैया, ठीक। लेंसों में अपवर्तन पढ़ के आए हैं, है ना, दर्पण में परावर्तन पढ़ के आए हैं, तो ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, ठीक। अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक। डिपेंड करता है कि माध्यम वो है कैसा, सघन है कि विरल है, ठीक। ये चीज़ हम काफ़ी अच्छे से बारीकी से डिटेल में पढ़ के आए हैं, ठीक। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, ये भी गुण पढ़ के आए हैं, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। हेलो हेलो, हाँ, नहीं, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण की घटना को भी हम पढ़ के आए हैं, ठीक। हमने आपको बताया था जब कोई प्रकाश है किसी प्रिज्म से, ठीक, गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 रंगों में
विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त होने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो हमारे 7 रंग होते थे वो कौन से होते थे? विवग्योर होते थे भैया। कौन से होते थे? विवग्योर। यहाँ पर काफ़ी हम बारीकी से चर्चा करके आए हैं कि किसका विचलन ज़्यादा है, किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, किसका जो है मानक विचलन ज़्यादा है, ठीक, किसकी तरंग दर ज़्यादा है, किसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है। पूरी चीज़ हम काफ़ी अच्छे से डिटेल से पढ़ के आए हैं, ठीक। तो इसका आप जो है एक बार रिवीजन जरूर कर लें, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। प्रकाश में प्रकीर्णन होता है, प्रकाश में प्रकीर्णन होता है। प्रकाश प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? फैलाव, ठीक। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? फैलाव। तो प्रकाश के फैलने का भी गुण पाया जाता है। और प्रकाश में व्यतिकरण भी होता है, व्यतिकरण, ठीक। जो व्यतिकरण है अभी इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। संपोषी है व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण है। व्यतिकरण होता क्या है? जब एक ही आवर्त के 2 किरण स्रोत आपस में निकलते हैं तो वहाँ पर दीप्त और अदीप्त की घटना उत्पन्न होती है। दीप्त और अदीप्त की घटना, ठीक। अभी आप जो है इस पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भी आप इस पर ध्यान न दीजिएगा। पूरा डिटेल में काफ़ी अच्छे से पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक। ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे कि दिमाग में आपकी बिल्कुल पूरा जो है सेट हो जाएगा। जितनी चीज़ें हमने अभी तक आपको बताई है ये आपके कक्षा 10 के लेवल की, आपके लेवल की नहीं है, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर का पहला दिन है, तो बहुत बारीकी से बहुत आराम से इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे। प्रकाश में विवर्तन होता है। विवर्तन मतलब किनारों पर मुड़ना। विवर्तन मतलब होता है किनारों पर मुड़ना। प्रकाश में ध्रुवण होता है। विवर्तन का मतलब आपको अगर बता दें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके कि जैसे मान लो कमरा है, जैसे एक भी कमरा है और कमरे में जो है दीवार के पास कहीं पर एक छोटा सा छेद है। दीवार के पास क्या है? छोटा सा छेद है, ठीक। तो दीवार के पास अगर छोटा सा छेद है तो सामने अगर दीवार है तो दीवार पर जो प्रकाश आना चाहिए वो इतने में ही आना चाहिए। जितना बड़ा हमारे पास स्पॉट है उतने बड़ा आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक। अगर छेद हमारे पास इतना बड़ा है तो उसका प्रकाश इतना बड़ा आता है, ठीक। तो जो प्रकाश मुड़ रहा है, किनारों पर जो मुड़ रहा है, ठीक, यही घटना हमारी कहलाती है प्रकाश का विवर्तन। हमारा ये टॉपिक है, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक। प्रकाश में ध्रुवण होता है, ये हमारी पढ़ी है प्रकाश से गुण। तो हमने प्रकाश की प्रकृति समझ ली भैया, और हमने जो है प्रकाश से गुण पढ़ लिया। अब देखो प्रकाशीय पथ। प्रकाशीय पथ लिखा है किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। किसी माध्यम में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को प्रकाशीय पथ कहते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाशीय पथ कहते हैं। प्रकाश किरण जितने समय में n अपवर्तनांक वाले माध्यम में d दूरी तय करती है उतने ही समय में निर्वात में nd दूरी तय करेगी। यह दूरी प्रकाशीय पथ कहलाती है, ठीक। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, हम दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं। ये तो है इसकी लैंग्वेज, ठीक। पहले इसका हम डेरिवेशन समझते हैं, ठीक। इसका डेरिवेशन देखो क्या है प्रकाशीय पथ का। अगर हम निर्वात की बात करेंगे तो निर्वात में t समय पर दूरी का सूत्र हमारा क्या होगा? चाल गुणे समय। निर्वात में अगर यहाँ से हम समय की वैल्यू निकालेंगे तो चाल हमारा इधर गुणे में इधर काहे में आ जाएगा? भाग में। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी हमारी क्या है? d मान लिया हमने, दूरी को d मान लिया, चाल को क्या मान लिया? c मान लिया, ठीक। कहाँ पर? निर्वात में। क्या मान लिया भैया? निर्वात में। लेकिन अगर माध्यम की बात करेंगे, माध्यम की बात करेंगे तो माध्यम में हमारी चाल v क्या हो जाएगी? c बटे n। c बटे n। तो t समय पर क्या हो जाएगी? चाल दूरी तुम्हारी वही d ही रहेगी। t समय पर, t मतलब क्या? समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी क्या होगी? d ही रहेगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि निर्वात में हमारी चाल क्या होती है? c बटे n होती है, जहाँ c हमारी क्या है? प्रकाश की चाल है, ठीक। तो d बटे क्या हो जाएगा? c बटे n। तो n हमारा आ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? nd बटे c हो जाएगा। यही आपको पीछे बताया गया है, ठीक। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम प्रकाशीय पथ का सूत्र देख रहे हैं, ठीक। हमारे पास 2 कंडीशन है। एक कंडीशन कौन सी है? निर्वात वाली है। कौन सी भैया? निर्वात वाली। तो निर्वात वाली जो है t समय पर, निर्वात वाली जो कंडीशन है ये t समय पर क्या है? दूरी का सूत्र हमने क्या पढ़ा? चाल गुणे समय पढ़ा है। तो यहाँ से अगर हम समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी बटे चाल, दूरी हमारी d है, चाल क्या है? c है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना कि माध्यम की, अगर किसी माध्यम की बात करेंगे तो चाल हमारा क्या हो जाएगा? v बराबर c बटे n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v बराबर c बटे n हो जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी क्या है? d, चाल क्या है? c बटे n। n जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? nd बाई c। वही चीज़ भी यहाँ पर लिखी है जो तुमको बताया गया है कि प्रकाश किरण जितने समय में n अपवर्तनांक वाले माध्यम में d दूरी तय करती है वह उतने ही समय में निर्वात में nd दूरी तय कर लेगी। जो हमने आपको बताया है ये आप आगे यहाँ पे वही चीज हमारे पीछे लिखी है, ठीक। यही दूरी
प्रकाशीय पथ कहलाती है। ठीक, उम्मीद करते होंगे कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आई है ठीक तो इसका एक बार पीछे से करके देख लें, 2-3 बार समझे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। लिखा है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर तरंगदैर्घ्य पर प्रभाव। अगर प्रकाश है तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, उसका सूत्र हम विस्थापित करने जा रहे हैं। देखो, बहुत धीरे से बहुत आराम से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो माध्यम है, एक है माध्यम 1 हमारे पास, दूसरा है माध्यम 2। एक है माध्यम 1, दूसरा है माध्यम 2। जो हमारे पास पहला माध्यम है वो निर्वात का माध्यम है, और जो हमारे पास दूसरा माध्यम है वो कोई सा भी माध्यम हो सकता है, माध्यम 1। जो हमारे पास पहला माध्यम है वहाँ पर हमारी तरंगदैर्घ्य क्या लैम्डा है, जो हमारे पास दूसरा माध्यम है वहाँ पर क्या है, लैम्डा डैश है। क्या भैया, लैम्डा डैश। निर्वात में चाल हमारी क्या है, c है, और माध्यम में हमारी चाल क्या है, c/n है। ये हमारी भैया चाल दी गई है, ये चाल है। ठीक, यहाँ पर हमें क्या है, ये चाल है। ठीक है, ये हमारी चाल दी गई। ठीक है भैया। सबसे पहले बात करेंगे निर्वात की। क्या बात करेंगे भैया, निर्वात की। अभी हमने बताया आपको कि निर्वात में हमारी चाल क्या है, c है। क्या है, निर्वात की चाल हमारी c है, तो चाल बराबर c हो गया हमारा। एक आपका सूत्र होता है v बराबर n लैम्डा। क्या होता है, v बराबर n इंटू लैम्डा। v क्या है, वेग है, चाल है, n क्या है, आवृत्ति है, लैम्डा का है, तरंगदैर्घ्य है। तो वही चीज़ यहाँ पर, जहाँ पे हमारे पास n है वहाँ पे हमने f को मान लिया। क्या मान लिया भैया, f को मान लिया, और ये हमारे पास क्या है, लैम्डा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v बराबर f लैम्डा। जहाँ पर v है वहाँ पर हम c लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चाल हैं, ये दोनों क्या है, हमारी चाल है। तो c बराबर क्या हो जाएगा, f इंटू लैम्डा हो जाएगा। अगर यहाँ से हम f की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा आ जाएगा इधर, तो f बराबर क्या हो जाएगा, c/लैम्डा हो जाएगा। f बराबर क्या हो जाएगा भैया, c/लैम्डा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक, निर्वात की बात कर रहे हैं, चाल हमारी क्या है, c है। चाल क्या है भैया, c है, तो v बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, f इंटू लैम्डा। ठीक, सूत्र हमारा कौन सा, v बराबर n इंटू लैम्डा है। वहाँ से जो है हमने n की जगह f मान लिया है। जैसे वहाँ पे हमारे पास n था आवृत्ति, यहाँ पर हमारे पास n आवृत्ति है, ऐसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, f है आवृत्ति। क्या है भैया, f है आवृत्ति। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c/लैम्डा हो जाएगा। ठीक, समीकरण नंबर 1। फिर देखो हमारी बात वही आ गई कि माध्यम में चाल क्या हो जाएगी, c/n। पीछे बता क्या है, माध्यम में चाल क्या है, c/n। अगर कोई माध्यम है हमारे पास तो चाल क्या हो जाएगी, c/n हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, c/n। तो v बराबर f लैम्डा से, वही सूत्र, v बराबर f लैम्डा से। ठीक है, v बराबर f लैम्डा से, या फिर चाल बराबर दूरी बटे समय, उससे कर लेंगे, अपना हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये हमारे पास माध्यम में चाल क्या हो जाएगी, माध्यम में चाल हमारी है c/n। तो जहाँ पर हमारे पास v है, v हमारे पास क्या है, चाल है, तो उसकी जगह पर हमने रख लिया c/n। फिर हमारे पास क्या आ गया, f इंटू लैम्डा डैश। माध्यम में तरंगदैर्घ्य क्या, लैम्डा डैश है। यहाँ से अगर हम f की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा डैश नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, c/n लैम्डा डैश, c/n लैम्डा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से दोनों हमारे पास f के मान है, तो c/लैम्डा बराबर c/n लैम्डा डैश। तो c से कैंसिल, तो 1/लैम्डा बन जाएगा। यहाँ पर ऐसे बनेगा भैया, 1/लैम्डा बराबर 1/n लैम्डा डैश। ठीक, तो चुगला कर देंगे, तो लैम्डा बराबर, या फिर यहाँ पर जो हल किया गया ऐसे किया गया है, देखो 1/लैम्डा बराबर 1/n लैम्डा डैश। कट पिट के हमारा यही बचेगा। ठीक है, अगर हम लैम्डा इधर ले आएंगे, लैम्डा इधर, तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लैम्डा उधर जाएगा, तो लैम्डा/n, वो चीज़ हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक, तो अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश कर रहा है तो तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, जो माध्यम की तरंगदैर्घ्य है वो निर्वात की तरंगदैर्घ्य का 1/n गुना होगी। ठीक, जो माध्यम की तरंगदैर्घ्य है वो निर्वात की तरंगदैर्घ्य का 1/n गुना होगी। ठीक, एक बार फिर से जल्दी से समझने का प्रयास करते, फिर चलते हैं आगे चलते हैं। देखो भैया, लिखा प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करने पर तरंगदैर्घ्य पर प्रभाव।
तरंग दैर्ध्य पर प्रभाव। देखो निर्वात की बात करते हैं, पहले चित्र ने बता ही दिया, ठीक, कि हमारे पास दो माध्यम, एक निर्वात एक है, एक माध्यम दो है, ठीक है। यहाँ पे हमारी चाल क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा है, यहाँ पे क्या है, लैम्डा डैश है। यहाँ प्रकाश की चाल क्या है, सी है, यहाँ पर क्या है, c/n है, ठीक है, c/n है, ठीक है। अब देखो निर्वात की अगर हम बात कर रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगा हमारे पास, c हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, c। एक हमारे पास सूत्र होता है v बराबर n लैम्डा, तो हमने क्या कर लिया, v बराबर f लैम्डा, f यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c/λ, f बराबर c/λ। माध्यम में चाल क्या होती है, c/n होती है, ठीक। तो अगर माध्यम निकालेंगे तो चाल बराबर, ये देखो निकालेंगे तो v बराबर f × लैम्डा डैश से, ठीक। तो f निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, c/n लैम्डा डैश, दोनों समीकरण बराबर रख देंगे, काट पीट देंगे, तो लैम्डा डैश इक्वल टू λ/n हमारे पास आ जाएगा भैया, ठीक है। तो ये भी डेरिवेशन हमारा ठीक था और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल बेस पे आएगा आपका, ठीक, न्यूमेरिकल बेस पे आएगा, ठीक। इसका चलते हैं न्यूमेरिकल करते हैं न्यूमेरिकल। देखो लिखा है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है, ठीक है। परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति क्या है, आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी, आपतित किरण के लंबवत होगी, ठीक है, लंबवत होगी। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे भैया तरंग दैर्ध्य की, तो लैम्डा बराबर कितना दिया हमको, 5, लैम्डा बराबर कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम, ये दिया हमको, लिखा है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश का एक समतल परावर्तक सतह पर, ये चीज़ थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, परावर्तक सतह की बात कर रहे हैं भैया, परावर्तक सतह पर आपतित होती है, ठीक। ये हमारे पास समतल सतह है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है भैया। अगर परावर्तन उसी माध्यम हो रहा, उसी माध्यम से आके उसी माध्यम परावर्तित हो रही है तो तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भैया, ठीक। अगर उसी माध्यम से आकर के उसी माध्यम में वापस जा रही है तो तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, अगर उसी माध्यम से आकर के उसी माध्यम वापस जा रही है तो तरंग दैर्ध्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर आ जाएगा, जो लैम्डा हमारा कितना रहेगा, वो 5000 एंगस्ट्रॉम ही रहेगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया भैया कि आवृत्ति क्या है, आवृत्ति क्या है, ठीक। आपसे पूछा गया है आवृत्ति क्या है, क्या पूछा गया भैया, आपसे पूछा गया आवृत्ति क्या है, ठीक। तो ये हमने सूत्र पढ़ा था F बराबर c/λ, या फिर पढ़ा था हमने c बराबर f लैम्डा से, ठीक है। तो हमको आवृत्ति निकालना भैया, क्या निकालना है, आवृत्ति निकालना है। c का मान कितना है, 3 × 10⁸, c का मान निकालना 3 × 10⁸ बटे लैम्डा कितना है, लैम्डा कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 × 10⁻−10, ठीक। इसको हल कर लेंगे भैया, तो f बराबर 3 × 10⁸ बटे 5 × 10⁻−7, 10⁻−7 हमारे ऊपर चले जाएंगे भैया, तो कितना आ जाएगा, 3/5 और गुणे 10 की पावर कितना, 15 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे, दशमलव हमारा आंसर आ जाएगा भैया, ठीक। आवृत्ति है हर्ट्ज में, हमारा आंसर आ जाएगा, कितने में आएगा, हर्ट्ज में, ठीक। ये आप निकाल लेंगे आगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक। आगे आपसे पूछा गया है कि आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी, ठीक। आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी, ठीक। जब I प्लस का R मान 90 डिग्री होगा तब ये कंडीशन आपकी पैदा होगी, जब I प्लस R का मान लंबवत होगा 90 डिग्री होगा तब ये स्थिति आपकी पैदा होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक। आप जो अपनी नोट्स निकाल के बैठे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी जानकारी आपको दी गई है, वही आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं तरंगाग्र, ठीक। ये हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तरंगाग्र। यहाँ से हमारे काफ़ी सारे सिद्धांत निकल के आते हैं और ये भी हमारा थ्योरी के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तरंगाग्र, चलो तरंगाग्र देखो क्या है। तरंगाग्र लिखा है कि तरंगाग्र, पहले ऐसे नॉर्मल समझ लेते हैं क्या होता है तरंगाग्र।
तरंगाग्र भैया हमारा वो होता है, जैसे मान लो अगर हमारे पास कहीं पर जैसे मान लो तालाब है या झील है, नहर है, अगर शांत जल में हम खड़े हैं, शांत जल के पास हम खड़े हैं, ठीक, और वहाँ पर हम एक पत्थर उठा के उसमें मार रहे हैं, ठीक, जल में, तो वहाँ पर होता क्या है कि पानी में हलचल उत्पन्न होने लगती है, ठीक, पानी में हलचल उत्पन्न होने लगती है, ठीक। जैसे मान लो ये हमारा पत्थर है, ठीक, हमने पानी में तालाब में मारा है, तो इस प्रकार की जो है हलचल उत्पन्न होने लगती है, इस प्रकार की, ठीक। तो इन्हीं लहरों का जो बनना है ये हमारा तरंगाग्र के रूप में होता है। देखो लिखा है, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को, समान कला मतलब अगर हम ग्राफ को देखें, ठीक, इस प्रकार की लहरें उठती हैं, तो ये हमारे पास क्या है, जो अधिकतम है वो सुरंग है, जो न्यूनतम है वो क्या है, गर्त है, सुरंग है, ये सुरंग है, ये क्या है, गर्त है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है समान कला, क्या लिखा भैया, समान कला। समान कला तो क्या है, अगर सुरंग में है तो सुरंग में ही रहेंगे, अगर गर्त में है तो गर्त में ही रहेंगे, ठीक। तो इसको थोड़ा सही से बनाने का प्रयास करते हैं। स्रोत है, ठीक। यहाँ पर देखते हैं अगर, तो ये मेरे पास सुरंग है, ये गर्त है, ये सुरंग है, ये गर्त है, ठीक। इस हिसाब से ये सुरंग है, ये गर्त है, उल्टा हो गया, ये गर्त है, ये सुरंग है, ये गर्त है, ये सुरंग है, ये सुरंग है, गर्त है, सुरंग है, सुरंग है, गर्त है, गर्त है, सुरंग है, ठीक। तो अगर हम समान कला लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे भैया, समान कला। अगर हम समान कला लेके चलेंगे मतलब सुरंग को सुरंग से मिला दें, ठीक, अगर हम सुरंग को सुरंग से मिला दें, ठीक, तो ऐसी स्थिति में किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी तरंगाग्र परिभाषा होगी। तरंगाग्र गोली, बेलनाकार तथा समतल प्रकार के होते हैं, ठीक, गोली, ठीक, गोली, बेलनाकार, समतल प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो गोली है, ठीक, ये हमारे पास स्रोत है, तो यहाँ से जो हमें तरंगाग्र निकलेंगी इस सबसे निकलेंगे, ठीक। ये हमारे संचरण की दिशा है, ठीक, और तरंगा की दिशा ये है हमारी, ठीक। जहाँ संचरण की दिशा है ये तरंगा की दिशा है, ये संचरण की दिशा है, ये तरंगा की दिशा है। तो जहाँ पर संचरण की दिशा होगी वहाँ पर जो है तरंगाग्र निकलेंगे तो 90 डिग्री कोण पे निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे भैया, 90 डिग्री कोण पे निकलेंगे, 90 डिग्री कोण पे निकलेंगे, 90 डिग्री के कोण पे निकलेंगे, ठीक। तो ये हमारा गोली हो गया। अगर बेलनाकार की बात करेंगे तो जैसे मान लो हमारे पास कोई अगर स्रोत है, इस हिसाब से इसको गड्ढा कर दिया जाए इस हिसाब से, तो इनकी जो सुरंगत निकलेंगी उस हिसाब से निकलेंगी, ठीक। तो फिलहाल हमको ये थ्योरिकल है, ज़्यादा यहाँ पे हमको डीप में नहीं जाना है, ठीक। लिखा है तरंगाग्र, लिखा है तरंगाग्र गोली, बेलनाकार तथा समतल प्रकार के होते हैं। गोली होते हैं, बेलनाकार तथा समतल प्रकार के होते हैं। लिखा है किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए विक्षोभ को उत्पन्न करता है। यह नए विक्षोभ द्वितीयक तरंगिका कहलाता है, ठीक। यह नए विक्षोभ द्वितीयक तरंगिका कहलाता है। आगे चलते हैं, ठीक। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक। देखो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जब इनके समय की बात थी तो इन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन तरंगों के रूप में चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेंस ने जो है सर्वव्यापी माध्यम ईथर को माना था, ठीक। उनके समय का ये जो सिद्धांत था काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन आगे चलकर इस सिद्धांत ने, हेलो, हाँ क्लास में, क्लास में है यूट्यूब पे, ठीक। तो इन्होंने सर्वव्यापी माध्यम ईथर को मान लिया था, लेकिन आगे चलकर इनका सिद्धांत गलत हो गया, इसलिए जो है इसको नहीं माना गया, ठीक। कुछ सफलताएं भी इनके सिद्धांत की थी और कुछ विफलताएं भी थी, तो इसको देखते हैं। लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार
प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, हमने बताया आपको प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं। ठीक है, हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिकों की धारणा थी कि तरंगों के संरचना के लिए माध्यम आवश्यक है। हाँ, माध्यम आवश्यक है। ठीक है, माध्यम जब आवश्यक है, इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की और यह माना कि ईथर लगभग भारहीन है। ईथर लगभग भारहीन है, अतः यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। इसका घनत्व बहुत ही कम तथा इसकी प्रत्यास्थता बहुत ही अधिक है। ठीक, ये हमारा था। ठीक, ये हमारा हाइगेंस का सिद्धांत है। ठीक, हाइगेंस का कहना यह था भैया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, और यह प्रकाश स्रोत, ये तरंगे जो हैं प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशा में प्रकाश के वेग से चलती हैं। ठीक है, हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिकों की धारणा थी कि तरंगों की संरचना के लिए माध्यम आवश्यक है। इसलिए हाइगेंस ने सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की और यह माना कि ईथर लगभग भारहीन है, अतः यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। इसका घनत्व बहुत ही कम तथा इसकी प्रत्यास्थता बहुत ही अधिक होती है। ठीक, तो ये था हाइगेंस का सिद्धांत। उसके बाद हमारा आता है हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक, हाइगेंस की भैया द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या था? हमने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, तो अगर तरंगों के रूप में चल रहा है और सामने अगर किसी पृष्ठ से टकरा रहा है, तो टकराने के बाद फिर से वहां से जो है प्रकाश स्रोत हमारे उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, जो पीछे बता के आए थे, लिखा है हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, हमने जो है आपको बताया कि जैसे मान लो कोई एक हमारे पास प्रकाश स्रोत है। ठीक, प्रकाश स्रोत से ये हमारा जो है संचरण की दिशा है, संचरण की दिशा है। ठीक, अब यहाँ पर अगर किसी ये पृष्ठ से टकरा रहा है, अगर ये किसी पृष्ठ से टकरा रहा है, ठीक, तो इनकी जो है अलग अलग संचरण की दिशा, अलग अलग संचरण की दिशा, ठीक, वो निकलेंगी, अलग अलग संचरण की दिशा वो निकलेंगी। ठीक, तो जो ये अलग अलग संचरण की दिशा निकल रही दोबारा, भाई एक तो प्रकाश स्रोत हमारा यहाँ से ही है। ठीक, तो यहाँ से जो है अलग अलग संचरण की दिशा हमारी ये वाली है, ये वाली। ठीक, अब जब यहाँ पर किसी पृष्ठ से टकरा रहा है, टकराने के बाद दोबारा फिर से जो है टकराने के बाद क्या हो रहा है, दोबारा फिर से क्या हो रहा है, हमारी संचरण की दिशा अलग अलग फिर से बन रही है। तो जो ये अलग अलग दोबारा फिर से संचरण की दिशा बन रही है, ठीक, इसी को कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए हाइगेंस ने निम्नलिखित परिकल्पनाएं की। ठीक, अब देखो कौन सी परिकल्पना की है। जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, ठीक है, तरंगे निकलती हैं, ठीक है, अभी निकली थी, तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। हाँ, माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। ये तो पीछे पढ़ के हमने आए हैं, समान कला में हो तो तरंगाग्र हो जाएगा। अगर मतलब सरंग से सरंग मिला दें, गर्त से गर्त मिला दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, तरंगाग्र हो जाएगा। ठीक, यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोलीय होगा। अगर स्रोत बिंदुवत है तरंगाग्र कैसा होगा, गोलीय होगा। स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र लगभग समतल हो जाता है। बहुत अधिक दूरी पर ये बात करेंगे तो तरंगाग्र हमारा जो है कैसा हो जाएगा, समतल हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। वही चीज आ गई जो हमारे बताया था, जैसे मान लो हमारे पास एक तरंग स्रोत है, यहाँ से जो है ये संचरण की हमारी दिशा है। ठीक, अगर एक पृष्ठ कहीं से टकरा रहा है यहाँ पर से, ठीक, तो यहाँ पर संचरण की दिशा अलग अलग बन जाएंगी, अलग अलग बन जाएंगी भैया। जो संचरण की दिशा हमारी बनेगी वो अलग अलग बनेगी। ठीक, और यही जो अलग अलग बनेगी, तो ये हमारा क्या है, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। क्या है भैया, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। लिखा है जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं, इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं तथा ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती है सब कुछ वही, लेकिन क्या है कि जब प्रकाश स्रोत से संचरण की दिशा हमारी होती है
तो होने के बाद अगर वही संचरण की दिशा में तरंगे आपस में किसी पृष्ठ से टकरा रहे हैं तो टकराने के बाद पुनः दोबारा फिर से जो है संचरण की दिशा उत्पन्न हो जाती है। तो दोबारा जो संचरण की दिशा उत्पन्न हो रही है उसे हम कह रहे हैं द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत। क्या कह रहे हैं भैया? द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत। यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीय तरंगिकाओं का अनुलोम अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे, ठीक, जो इस टाइप से खींचे थे भी, ठीक, ठीक खींचे तो यह अनुलोम उस क्षण तरंगार की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है और यह द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब देखो भैया हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताएं कौन कौन सी रही हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताएं कौन कौन सी रही? पहली सफलता इनकी ये रही भैया कि इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या की जा सकी। अभी हम परावर्तन की व्याख्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस लेसन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अपवर्तन भी हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है इस सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण तथा प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या की गई, ठीक, ये भी पढ़ेंगे और आगे चल के हम प्रकाश का विवर्तन पढ़ेंगे, ठीक। तो इनकी दो क्या रही हमारी सफलताएं। यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा पूछ लिया जाता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताएं क्या थी, उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट है, थ्योरिकल में हमारा पूछा जाता है, ठीक। आगे क्या दिया है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की विफलताएं, ये भी हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी, ठीक। सफलताएं विफलताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि इस सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना गया। शुरुआत में क्या माना गया? अनुदैर्ध्य, जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी, जिसके कारण प्रकाश में ध्रुवण नहीं हो पाया। बाद में प्रकाश को अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या की जा सकती, ठीक। पहले अनुदैर्ध्य माना गया, पहले अनुदैर्ध्य माना गया, तब जो इनकी ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई। उसके बाद अनुप्रस्थ माना गया, तब जाकर इनकी ध्रुवण की व्याख्या हो पाई, ठीक है। तो इनका मानना था कि हाइगेंस का मानना यह था कि भैया कोई ना कोई माध्यम लेना जरूरी है, कोई ना कोई माध्यम लेना जरूरी है। अगर कोई ना कोई माध्यम हमने लिया है, ठीक, तभी हमारी जो है प्रकाश तरंगों में चल सकता है, अन्यथा नहीं चल सकता है। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात करें तो वहाँ पर माध्यम की आवश्यकता कहाँ होती है बताओ? तुम लोग जो है पार्ट 1 में सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ के आए हो विद्युत चुम्बकीय तरंग, पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो, ठीक। तो वहाँ पर बताओ कि माध्यम की आवश्यकता कहाँ होती है? नहीं होती है, ठीक। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि माध्यम की आवश्यकता होगी। फिर क्या है, एक साइंटिस्ट थे हमारे माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोग से काल्पनिक माध्यम ईथर की उपस्थिति को सही नहीं माना, ठीक। ऐसा कोई जरूरी नहीं भाई, सबके लिए जरूरी नहीं है, सबके। अभी तुमको बताया कि हमारे पास जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, कौन सी है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो अगर विद्युत चुम्बकीय तरंग है भैया, अगर विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो यहाँ पर जो है इसको मानने के लिए कोई जोड़ी छोड़ने का माध्यम होना चाहिए। ये तो बिना माध्यम के भी गति करती है अपना, ठीक। इस सिद्धांत से प्रकाश प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं की जा सकी, ठीक। मतलब इसमें क्या होता था, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रयोग होता था, इसलिए जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना इसमें नहीं हो सकी, ठीक। मतलब प्रकाश जो है फोटान के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता था, फोटान के कणों के रूप में चलता था, तो इनके सिद्धांत के अनुसार व्याख्या नहीं हो पाई भैया, ठीक। हाँ, ये आ गया भैया जो हाइगेंस ने प्रूव किया था कि प्रकाश का जो हाइगेंस ने प्रूव किया था कि प्रकाश के हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के द्वारा परावर्तन की व्याख्या या अपवर्तन की व्याख्या, ठीक। तो उसमें से एक डेरिवेशन आज हम किए ले रहे हैं। कौन सा डेरिवेशन किए ले रहे हैं भैया? हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। ये हमारा इंपॉर्टेंट है और यहीं तक अपनी क्लास को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे सीधे अपने कल के लिए, ठीक। आज यहाँ के लिए इतना बहुत है। तो सबसे पहले हम चित्र समझ लेते हैं इसका। देखो, एक हमारे पास पृष्ठ है जिसका नाम है जेड जेड डैश। क्या भैया? जेड जेड डैश। क्या है? जेड जेड डैश। और यहाँ पर दो तरंगे हमारी आ रही हैं, ठीक। ये तरंगाग्र जो हमारा बना है, ये समतल तरंगाग्र बना है, दो तरंगे आ रहे हैं। जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है वही माना फलाना में आपको लिखना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक। जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है भैया,
ठीक, जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। ठीक, तो देखो ये हमारे पास पहली किरण आई एक बार, ठीक, जो पहली तरंगाग्र हमारी आई है, जो तरंग आई है वो ए पर आई है। कहाँ पर आई है? ए पर, ठीक है, ए पर आई है। उसके बाद जब पहली किरण हमारी ए पर आ चुकी है, जब पहली किरण हमारी ए पर आ चुकी है तो दूसरी किरण हमारी केवल सी पॉइंट पर ही पहुंची है। कहाँ पहुंची भैया? सी पॉइंट पर ही पहुंची है। जब ए वाली किरण परावर्तित होकर ए डैश पहुंच जाती है, ए डैश पहुंच जाती है तो दूसरी किरण आकर बी डैश पर पहुंच पाती है। कहाँ पहुंच पाती है? दूसरी किरण आकर बी डैश पर पहुंच जाती है। जेड डैश हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। जेड डैश का भैया परावर्तक हमारा पृष्ठ है। ठीक है, जो जेड डैश है ये हमारा क्या है भैया? परावर्तक पृष्ठ है। ठीक, जो आपको दिखाई दे रहा है वही आपको लिखना है। ठीक, देखो जैसे अगर हम चित्र की बात करेंगे तो चित्र में हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि माना परावर्तक तल जेड डैश पर, माना परावर्तक तल जेड डैश पर, जेड डैश पर समतल तरंगाग्र का सिरा, समतल तरंगाग्र ए का सिरा, ठीक, आपतन कोण आई पर आपतित होता है। आपतन कोण आई पर, आपतन कोण आई पर आपतित होता है। ठीक, आपतित होता है। और जब तक ये दूसरी तरंगाग्र बी डैश पर आपतित होती है तब तक पहली तरंगाग्र जो है, तब तक पहली तरंगाग्र जो है ये ए डैश पर पहुंच जाती है, ए डैश पर पहुंच जाती है। ठीक, तो जो आपको दिखाई दे रहा है वही तुमको जो है माना फलाना में लिखना है। ठीक, जेड डैश का हमारे पास एक पृष्ठ है। ठीक, इस पर दो तरंगाग्र, ठीक, जो आ रहे हैं, जो पहले जब तक ए पर आती है, ठीक, और परावर्तित हो जाती है। उसके बाद दूसरी तरंगाग्र जब बी डैश पर आती है तो जब दूसरी वाली बी डैश पर आ रही है तो पहली वाली कहाँ पहुँच जा रही है? ए डैश पर पहुँच जा रही है। कहाँ पहुँच जा रही है भैया? ए डैश पर। इनके बीच के हम कोण देख लेते हैं भैया। क्या देख लेते हैं? कोण देख लेते हैं। देखो ये किरण आ रही है तो इनके बीच ये क्या है हमारे पास? ये आपतन कोण है। कौन सा कोण है ये? आपतन कोण है। ठीक, अगर ये हमारे पास आपतन कोण है तो अगर हम इस वाले कोण की बात करेंगे, इस वाले, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई हो जाएगा। भाई अगर पूरा हमारे पास एक लंब है, ठीक, तो लंब वाला जो हमारा कोण होता है कितना होता है? लंब वाला कोण कितना? 90 डिग्री। तो 90 में से ये आई है तो कितना बचेगा? 90 माइनस आई बचेगा। कितना बचेगा? 90 माइनस आई बचेगा। अगर ये 90 माइनस आई है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी आई हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये हमारे पास क्या है? आर है तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर हो जाएगा तो कितना बचेगा? आर बचेगा। कितना बचेगा? आर। ठीक, आर बचेगा। हमने मान लिया कि समय हमारे पास यहाँ पर क्या है? टी है। समय क्या है भैया? टी है। और चाल हमारे पास क्या है? वी है। चाल क्या है? वी है। तो देखो बी से बी डैश का समय बराबर ए से ए डैश का समय कितना है? टी है। ठीक, ये बी है और ये बी डैश है, ये ए है, ये ए डैश है। दोनों का समय क्या है? बराबर है। वो कितना है? टी है। दूरी बराबर हम जानते हैं क्या होता है? चाल गुणे समय से। दूरी बराबर क्या होता है भैया? चाल गुणे समय। तो दूरी हमारे पास क्या है? बी डैश। ये देखो ये दूरी यहाँ चली जाएगी। ठीक, ये देखो यहाँ से ये बी है, बी डैश, ये दूरी है। दूरी बराबर बी डैश, बी डैश बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल हमने क्या माना है? ऊपर वी माना है, गुणे समय। तो बी डैश बराबर वीटी समीकरण नंबर 1। बी डैश बराबर वीटी समीकरण नंबर 1। आगे देखो बी डैश बराबर वीटी समीकरण नंबर 1। उसके बाद ये देखो दूरी ए डैश बराबर दूरी है, ये दूरी बराबर चाल गुणे समय, ए डैश बराबर वी गुणे टी, समीकरण नंबर 2। अब आते हैं त्रिभुज ए बी बी डैश में। कहाँ पे भैया? ए बी बी डैश में। ठीक, तो इसको अलग से हम हाईलाइट किए दे रहे हैं ताकि हमको लग जाए कौन सा है। कौन सा है? ए बी बी डैश में। ए बी बी डैश में ये है। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी बी डैश में, ए बी बी डैश में। ठीक, ए बी बी डैश में।
तो यहाँ पर हमारे पास एंगल कौन सा है, ये आई है भैया। कौन सा एंगल है, आई है। तो देखो ये एंगल आई है, ठीक। तो इनके सामने क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब हो जाएगा। और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक। तो बताओ साइन आई क्या हो जाएगा, साइन आई क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारे पास क्या है, बीबी डैश, लंब क्या है, बीबी डैश, और बटे कर्ण क्या है, ए बी डैश। लंब क्या है, बीबी डैश, बटे कर्ण क्या है, ए बी डैश। अभी हमने जो है बीबी डैश का मान निकाला था, कितना निकाला था, वी टी। तो क्या हो जाएगा, वी टी बटे ए बी डैश, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब आएंगे भैया हम इस वाले त्रिभुज में, ए डैश बी डैश में, किसमें, ए डैश बी डैश में। ए डैश बी डैश के लिए ये हमारे पास क्या दिया, आर दिया। तो आर के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब का नाम क्या है, ए डैश, बटे कर्ण क्या है, ए बी डैश, ए बी डैश। देखो त्रिभुज ए डैश बी डैश में वही है हमारा। देखो त्रिभुज ए डैश बी डैश में, ठीक। तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बटे ए बी डैश, ए डैश बटे ए बी डैश, ए डैश बटे ए बी डैश। ये देखो ए डैश बटे ए बी डैश, ठीक। अब ए डैश बटे ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने ए डैश का मान निकाला था पीछे, ए डैश का मान निकाला था कितना, वी टी निकाला था, कितना निकाला था, वी टी, ठीक, बटे ए बी डैश कितना हो जाएगा, ए बी डैश। ये समीकरण नंबर 4। समीकरण जो है हमारी 3 है वो क्या है, वी टी बटे ए बी डैश, और समीकरण जो हमारी 4 है वो क्या है, वी टी बटे ए बी डैश, मतलब बराबर है। 3 समीकरण नंबर 3 समीकरण 4 में क्या है, बराबर है। तो अगर बराबर है तो इनको बराबर लिख सकते हैं, मतलब क्या, साइन आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन आर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर साइन आर, साइन साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई बराबर आर। तो आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन परावर्तन कोण, ठीक। ये हमारा क्या है, परावर्तन का नियम है, ठीक। मेन यहाँ पर आपका चित्र था भैया, अगर आपको चित्र समझ में आ गया तो चला जाएगा, ठीक। ये हमारे पास क्या है, समतल तरंगाग्र है, 2 मय तरंगे आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक। ये अगर आ रही पहली वाली तो इसका आपतन कोण क्या है, आई है। अब यहाँ से क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी, ये वाली, ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। जब ये परावर्तित होकर जा रही होगी, ए डैश पहुंची होगी, परावर्तित होकर जा रही होगी, ए डैश पहुंची होगी, तो दूसरी तरंग आ रही है, ठीक। ये कहाँ आएगी, बी डैश पर आएगी, कहाँ आएगी, बी डैश पर आएगी, ठीक, बी डैश पर आएगी। तो इनका ये क्या है, आपतन कोण आई है, आपतन कोण आई है, तो ये वाला भी आई हो जाएगा। इनका ये परावर्तन कोण है आर, तो ये वाला भी आर हो जाएगा। बस हमने 2 त्रिभुज के हल कर लिए, ठीक। तो ये हमारा हो गया हाइगेंस के द्वितीय तरंगांक सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या हो जाएगी, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ना समझ में आया हो तो इसको एक बार नहीं दोबारा फिर से प्रयास करने, देखने का प्रयास करें, ठीक। अच्छे से आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज के लिए जो है हमने इतना ही रखा है, ठीक। अच्छे से जो है इसको देखें, समझने का प्रयास करें, और इसके बाद अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत जा रही है, या अभी आपके पास फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक ऐसा बचा हो जहाँ पे आपको कोई दिक्कत जा रही हो, ठीक, या क्लास में अच्छे से हम ना समझा पाए हों, उसमें आपको डाउट रह गया हो, या आपको अभी दोबारा उसको समझना होगा, ठीक, तो हमको जो है आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक। हम जो है आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अगर कमेंट सेक्शन में आप हमको बता रहे हैं तो उसको टॉपिक को हम अच्छे से काफ़ी क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये आपकी डिमांड पे रहेंगे टॉपिक, तो सभी लोग जो है अपना इस पर प्यार, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं। और अगर आपको कोई दिक्कत जा रही है, जिस टॉपिक में दिक्कत जा रही है, अगर आप थोड़ा पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, वास्तव में आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं कि हमको इस टॉपिक में दिक्कत है, अगर ये बता दीजिए तो हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपके लिए टॉपिक जरूर लेकर आएंगे, ठीक। एक्स्ट्रा टाइम निकाल के लेके आएंगे, लेकिन आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा भैया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक। क्लास अगर जहाँ पर ना समझ में आ रही हो, ठीक है, तो उसको पीछे करके देख लें, दोबारा रिपीट करके देख लें, ठीक। और हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है। काफ़ी दिनों के बाद हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, बहुत दिन से नहीं थे, लेकिन काफ़ी दिन के बाद आए हैं, तो थोड़ा सा जो है खुल नहीं पाए हैं, लेकिन अभी 1-2 दिन क्लास करेंगे यहाँ पे, तो आराम से वही हमारा जो रवैया जो है, जैसा कि हमारा ऑफलाइन में होता है, पूरा एक एक पॉइंट समझाने का तरीका रहता है, ठीक, वैसे हम यहाँ पर भी अपना कर लेंगे, ठीक। बस वहाँ का खाली थोड़ा सिस्टम दूसरा है, वहाँ सामने बच्चे बैठे होते हैं, मान लो अगर कोई डाउट जाए तो तुरंत पूछ लेते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे नहीं बैठे हैं, ठीक, यहाँ बच्चे अपने घर पर बैठे हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई डाउट समस्या आ रही है, या अगर कुछ पॉइंट्स अगर आपको इसमें नहीं समझ में आए हैं, तो कोई बात नहीं भैया,
ठीक, काफ़ी हमने बताया ना कि काफ़ी दिन के बाद यहाँ पर हम आए हैं, ठीक, इसलिए जो है हो सकता है कि जैसा आपको लग रहा हो वैसा हम ना समझा पाए हों, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया अपना समझाने का। ठीक है, 1 या 2 दिन हमको यहाँ पे लगेंगे। ठीक, एक एक बात जो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, ठीक, गारंटी लेते हैं उसकी आपके दिमाग में हम सेट कर देंगे। ठीक है, बस खाली आपसे कह रहे हैं कि जो टॉपिक आपको दिक्कत दे रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी कमेंट का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, और जो आपकी कमेंट आएंगी, ठीक, उस पर जो है हम आपकी क्लास लेके आएंगे और दावा करते हैं कि अगर आप जो है हमारे साथ कंटिन्यू चलते रहे तो पेपर अपने अनुसार आने वाला है। ठीक है, जो कुछ हम पढ़ के जाएंगे पेपर हमारा वहीं से बनेगा। ठीक है, जो कुछ पढ़ के जाएंगे पेपर हमारा वहीं से बनेगा, पेपर को बिल्कुल हम धुआं करके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम आपसे मिलते हैं कल अपने अगले लेक्चर के साथ। इसको आप पढ़िए, रिवाइज करिए, और जो आपको बताया गया उसको आप तैयार करते रहिए। ठीक, कैसे प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है, ठीक है, किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है तो आप जो है हमको बता सकते हैं। ठीक, इस पे ठीक, अगर किसी प्रकार की दिक्कत आपको महसूस हो रही है तो आप हमको बिल्कुल बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक, तो हम आपसे लेते हैं आज के लिए विदा, मिलते हैं आपको हम कल इसी समय पर। तो थैंक यू, धन्यवाद।